क्या बाबर को महाराणा सांगा के द्वारा भारत में आमंत्रित किया गया था, जैसा बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में लिखा है? बाबरनामा, जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है एएस बेवरिज ने, और उसी किताब में पेज नंबर 529 पर तो कुछ इसी प्रकार की जानकारी दी गई है। लेकिन यदि इसके संबंध में हम मेवाड़ के सोर्सेज देखते हैं, मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास एक पांडुलिपि जिसमें मेवाड़ के एक पुरोहित की डायरी से कुछ जानकारी ली गई है। वो मेवाड़ के पुरोहित जो महाराणा सांगा की दिनचर्या लिखा करते थे, उसमें तो हमको कुछ और जानकारी मिलती है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध महाराणा सांगा की सहायता प्राप्त करनी चाहिए थी। और अगर महाराणा सांगा ने बाबर को यह कह दिया था कि ठीक है मैं आपकी सहायता करूंगा इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, तो फिर महाराणा सांगा के द्वारा सहायता क्यों नहीं की गई थी? इसके अतिरिक्त अगर महाराणा सांगा ने बाबर को भारत में नहीं बुलाया तो फिर वो कौन से व्यक्ति हैं जिनके कहने पर बाबर भारत की ओर आए, और कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो इन बातों की हमको जानकारी देते हैं? इस संपूर्ण विषय पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं। अब इस विषय को आगे बढ़ाएं तो उससे पहले दोनों ही योद्धाओं महाराणा सांगा और बाबर का परिचय ले लेते हैं। महाराणा सांगा जो सन 1509 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने थे और 1528 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक रहे थे। महाराणा सांगा के संबंध में राजस्थान के इतिहास के जनक कहे जाने वाले व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया है कि महाराणा सांगा सैनिकों के भग्नावशेष थे। यानी कर्नल जेम्स टोड ने इनको एक खंडित सैनिक या खंडित योद्धा कहा है। क्यों कहा है, हम इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। महाराणा सांगा के शरीर पर छोटे बड़े 80 घाव थे। इनकी एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था और एक पैर नहीं था। उसके बावजूद आप सोचिए, इन्होंने जीवन भर युद्ध लड़े, और न केवल युद्ध लड़े, बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटा दी गई थी। महाराणा सांगा के संबंध में स्वयं बाबर ने भी लिखा है कि यदि सांगा के 3 उत्तराधिकारी भी सांगा जैसे ही हो जाते तो भारत में मुगल सत्ता स्थापित ही नहीं हो पाती। महाराणा सांगा का परिचय तो मिल गया, अब एक बार बाबर का परिचय भी ले लेते हैं। बाबर, जिनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और मात्र 11 वर्ष की आयु में बाबर फरगाना के शासक बन गए थे। फरगाना जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में आता है। तो जब इनके पिता की मृत्यु हुई थी तो मात्र 11 वर्ष की आयु में बाबर फरगाना के शासक बन गए थे। हालांकि इनका बचपन और यौवन संघर्षमय रहा था, और शायद उन संघर्षों के थपेड़े खा खा कर ही बाबर इतने मजबूत हो गए थे। बाबर के संबंध में इनके पिता और माता की बात भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि पिता और माता का पक्ष देखें तो बाबर की रगों में तैमूर और चंगेज खां दोनों का ही रक्त बह रहा था। इनके पिता थे उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर के वंशज थे। इनकी माता थी कुतलुग निगार खानम, जो चंगेज खां की वंशज थी। और हम ये जानते हैं तैमूर और चंगेज खां जहां जहां आक्रमण करते थे, जहां जहां जाते थे, हजारों हजार लाखों की संख्या में लोगों को, महिलाओं को मार दिया जाता था, काट दिया जाता था, लूट लिया जाता था। लेकिन मैं फिर भी ये भी जानता हूं कि मैं एक इतिहास का शिक्षक हूं और मेरा काम है निष्पक्ष रहते हुए आपको इतिहास की जानकारी देना। तो इन्हीं बातों को अपने दिमाग में रखते हुए, निष्पक्ष रहते हुए, ऑथेंटिक सोर्सेज के आधार पर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अब आते हैं उस विषय पर जो इस वीडियो की हेडिंग थी। जैसा बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में लिखा है कि मेवाड़ के शासक सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए मेरे पास में एक दूत भेजा था। तो पहले मैं एक बार परिचय देता हूं। बाबर के द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई एक किताब में, जिसको तुजू के बाबरी या बाबरनामा कहा जाता है। वैसे बाबर ने यह किताब चगताई तुर्की भाषा में लिखी थी। वर्तमान में तो यह भाषा समाप्त हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, लेकिन इसी की जो वंशज भाषा है वो उज्बेक भाषा है। तो जो लोग उज्बेक भाषा पढ़ सकते हैं वो इस चगताई तुर्की भाषा को भी समझ सकते हैं। अब हालांकि हमको ना तो चगताई तुर्की भाषा आती है और ना ही हमको उज्बेक भाषा आती है। हालांकि इसका फारसी में भी एक अनुवाद है। अकबर के शासनकाल में सन 1583 में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। लेकिन हमारे लिए फारसी और चगताई तुर्की समझ से बाहर है, तो हम या तो इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ें या हिंदी वर्जन पढ़ें। तो एक लेखक हैं एएस बेवरिज, जिनके द्वारा बाबरनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो अब जब जब मैं तुजू के बाबरी या बाबरनामा बोलूं तो आप समझ जाना कि एएस बेवरिज के द्वारा जो अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किताब है, मैं उसके पेज नंबर आपको बता रहा हूं। तो बाबरनामा में पेज नंबर 529 पर बाबर के द्वारा क्या जानकारी दी गई है कि मेवाड़ के शासक सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए अपना एक दूत मेरे पास में भेजा, और यह कहा कि दिल्ली पर आपका अधिकार होगा और आगरा तक मेरे राज्य की सीमा होगी। ये इस प्रकार की बात लिखी है। इसके बाद बाबर ने और भी कुछ जानकारी यहां पर दी है उसी पेज में, उसी किताब में, बाबरनामा पेज नंबर 529। और इसी बात की जानकारी, इसी की पुष्टि एक और किताब राजस्थान का इतिहास जो गोपीनाथ शर्मा के द्वारा लिखी गई है, उसमें पेज नंबर 215 पर इसी बात की पुष्टि भी की गई है। तो क्या लिखा है बाबर ने इसी किताब में फिर, कि जब वो पानीपत के मैदान में पहुंचे बाबर, तो न तो मेवाड़ के शासक सांगा के आने के संकेत मिले और न ही उनके वापस जाने के संकेत मिले। और यह कहते हुए बाबर ने मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा पर प्रतिज्ञा भंग का आरोप लगा दिया। थोड़ा सा डिटेल से आपको समझा देता हूं कि
अप्रैल सन 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। उस पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। और बाबर के अनुसार, जैसा बाबर ने बाबरनामा में लिखा है कि जो महाराणा सांगा ने बाबर से प्रतिज्ञा की थी कि आप आइए मैं आपकी सहायता करूंगा, तो महाराणा सांगा पानीपत के उस मैदान में नहीं पहुंचे। ना तो उनके आने के संकेत मिले और न ही जाने के संकेत मिले। और यह कहते हुए बाबर ने महाराणा सांगा के ऊपर प्रतिज्ञा भंग का आरोप लगाया। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए तो अभी हमको मेवाड़ के सोर्सेज भी देखने पड़ेंगे और फिर तार्किक आधार पर इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। तो आप सुनते रहिए, जो मैं आपको बता रहा हूं आप सुनते रहिए। तो बाबर ने प्रतिज्ञा भंग का आरोप लगाया और ऐसा ही बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा भी महाराणा सांगा के ऊपर प्रतिज्ञा भंग का आरोप लगाया गया है। जैसे एक और लेखक की मैं बात करता हूं, उनका नाम है प्रोफेसर रशब्रुक विलियम, जिनके द्वारा एक किताब लिखी गई है एन एम्पायर बिल्डर ऑफ 16th सेंचुरी। उसमें भी यही जानकारी दी गई है कि हां साहब, महाराणा सांगा के द्वारा प्रतिज्ञा भंग की गई थी। बाबर को सहायता के लिए कहा गया था, बाबर के पास अपना दूत भेजा गया था, लेकिन महाराणा सांगा वहां उपस्थित नहीं हुए। ये तो सोर्सेज हो गए बाबरनामा के और दूसरे। लेकिन इस संबंध में मेवाड़ के सोर्सेज क्या कहते हैं, तो इसके लिए हमको एक पांडुलिपि की ओर चलना पड़ेगा और वो पांडुलिपि है मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास। उस पांडुलिपि में एक डायरी के कुछ पेज की जानकारी दी गई है। वो डायरी जो महाराणा सांगा के पुरोहित के द्वारा लिखी गई थी। महाराणा सांगा के वो पुरोहित जो महाराणा सांगा की दिनचर्या लिखा करते थे। तो उस व्यक्ति के द्वारा जो डायरी लिखी गई है वो उस समय की घटनाओं के बारे में सटीक जानकारी तो देगी ही देगी। बाकी अगर कुछ दोनों में विरोधाभास होगा, बाबर के सोर्सेज में, महाराणा सांगा के सोर्सेज में, तो वहां पर हम इनका एनालिसिस अवश्य कर ही लेंगे। तो वहां उस पुरोहित की डायरी से हमको यह जानकारी मिलती है कि बाबर ने महाराणा सांगा से सहायता मांगी थी दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। अब ये तो दोनों अलग अलग सोर्सेज हो गए, दोनों अपनी अपनी बात करें। बाबरनामा तो यह कह रहा है कि महाराणा सांगा ने सहायता मांगी थी, जबकि मेवाड़ के जो पुरोहित की डायरी है वो ये कहती है कि महाराणा सांगा से बाबर ने सहायता मांगी थी। अब कौन सही कौन गलत, तो फिर मैं एक और सोर्स रखता हूं आपके समक्ष। एक किताब राजस्थान का इतिहास, गोपीनाथ शर्मा, पेज नंबर 214। और इसी पेज में गोपीनाथ शर्मा के द्वारा कुछ बातें लिखी गई और रेफरेंस दिया गया है। तो कौन कौन सा रेफरेंस दिया गया वो रेफरेंस पहले बता देता हूं और फिर अपनी उस बात को कहता हूं। एक तो रेफरेंस दिया है बाबरनामा का, पेज नंबर 561। इसके अतिरिक्त अमर काव्य वंशावली जो रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई है, उसमें एक पत्र है पेज नंबर 30 पर। इसके अतिरिक्त एक और किताब है हर विलास शारदा की, जिसमें पेज नंबर 82, 83। तो इनका रेफरेंस देते हुए गोपीनाथ शर्मा ने अपनी किताब राजस्थान का इतिहास पेज नंबर 214 पर यह लिखा है कि महाराणा सांगा के द्वारा 1517 के खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। गौर से सुनना जो मैं आपको कह रहा हूं। महाराणा सांगा के द्वारा 1517 में खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया गया। खातौली जो वर्तमान में राजस्थान के कोटा जिले में आता है। हालांकि पहले एक ही रियासत हुआ करती थी, बूंदी, तब खातौली बूंदी रियासत में आता था, लेकिन बूंदी को तोड़कर कोटा रियासत बनाई गई थी। तो वर्तमान में खातौली उस कोटा जिले के अंतर्गत आता है, क्योंकि रियासत तो है ही नहीं, रियासतों का तो सब विलय हो चुका। अब इसके बाद फिर और आगे उसी पेज में राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा पेज नंबर 214 में भी फिर आगे एक और बात लिखी गई है और उस बात को बाबरनामा में भी एडमिट किया गया, माना गया है। क्या कि अगले ही वर्ष यानी 1517 के बाद अगले वर्ष 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी की सेना के मध्य फिर से एक युद्ध हुआ। वो युद्ध हुआ था बाड़ी का युद्ध, बाड़ी जो वर्तमान में राजस्थान के धौलपुर जिले में आता है। इस युद्ध के लिए इब्राहिम लोदी के द्वारा अपने दो व्यक्तियों के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी, एक तो मियां माखन और मियां हुसैन। अब फारसी तवारीखें तो यह कहती हैं कि इस युद्ध में महाराणा सांगा पराजित हुए थे, लेकिन अगर आप बाबरनामा को पढ़ें तो बाबरनामा पेज नंबर 561 में हमको यह जानकारी मिलती है इस युद्ध में महाराणा सांगा की ही विजय हुई थी। और भी अगर हम बहुत सारे सोर्सेज को खंगालें तो ज्यादा सोर्सेज हमको यही कहते हैं कि इस बाड़ी के युद्ध में भी महाराणा सांगा ही विजयी रहे थे। तो अब जरा आप सोचना, विषय क्या था? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्राप्त की जा रही है। बाबर तो यह कह रहे हैं कि महाराणा सांगा मुझसे सहायता मांग रहे हैं इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, और महाराणा सांगा के जो सोर्सेज है वो ये कह रहे हैं कि बाबर ने सहायता मांगी है इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। अब आप जरा ये सोचिए कि महाराणा सांगा ने 1525-26 से पहले ही अपने दम पर जब इब्राहिम लोदी को दो बार पराजित कर दिया था, 1517 के खातौली के युद्ध में, 1518 के बाड़ी के युद्ध में, तो फिर भला महाराणा को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर की सहायता की कहां आवश्यकता थी? थोड़ा सा और आप विचार करिए। महाराणा सांगा अपनी जगह में थे, अपने देश में थे, अपने दम पर दो बार इब्राहिम लोदी को पराजित कर चुके थे। और न केवल इब्राहिम लोदी को, जब महाराणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने थे तो उसके बाद भी उन्होंने आसपास के शासकों को पराजित किया था।
गुजरात का जो शासक था मुजफ्फर, उसको भी पराजित किया था। इसके अलावा मुजफ्फर के द्वारा एक व्यक्ति को भेजा गया था, मलिक हुसैन जिसका नाम था। तो महाराणा सांगा ने तो मलिक हुसैन का अहमदनगर तक पीछा किया था और सारा उनका खजाना लूट लिया था। और जो हाथी घोड़े थे वो भी अपने साथ में लेकर चित्तौड़ में आ गए थे। अब सोचिए आप थोड़ा सा कि मांडू के जो सुल्तान थे महमूद खिलजी सेकंड, महाराणा सांगा ने तो उनको बंदी बना लिया था 3 महीने तक। और फिर जब उन्होंने क्षमा याचना की तो महाराणा सांगा के द्वारा अपनी उदारता का परिचय देते हुए महमूद खिलजी सेकंड को रिहा कर दिया गया था और जमानत के तौर पर उनके बेटे को अपने यहां चित्तौड़ में रख लिया गया था। तो अब आप सोचो कि महाराणा सांगा अपने दम पर आसपास के बड़े बड़े योद्धाओं को जीत चुके हैं, स्वयं अपने दम पर 2 बार इब्राहिम लोदी को पराजित कर चुके हैं और अपनी जगह में है। ये तो महाराणा सांगा के पक्ष की हमने बात की। अब अगर बाबर की तरफ से हम देखें तो बाबर एक तो देश से बाहर के हैं, भारत से बाहर के हैं। अब सहयोगी की आवश्यकता किसको होती है? जो आदमी लोकल है उसको सहयोगी की आवश्यकता होगी या फिर जो आदमी बाहरी है उस व्यक्ति को? तो इतना तो आप इजीली विचार कर सकते हैं, जो व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं सहयोगी की तलाश हमेशा उसी व्यक्ति को होती है। तो इन सोर्सेज का तार्किक आधार पर विश्लेषण करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर तो पहुंच सकते हैं कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता की आवश्यकता किसको थी? महाराणा सांगा को तो नहीं थी, क्योंकि सांगा अपनी जगह में थे और स्वयं पहले ही 2 बार इब्राहिम लोदी को पराजित कर चुके थे। अब दिमाग में एक सवाल हो रहा है कि भले ही बाबर ने महाराणा सांगा से सहायता मांगी, जैसा सोर्सेज में लिखा गया है, एक व्यक्ति ने यहां पर मध्यस्थता की जिनका नाम था सिलहदी तंवर। तो भले ही बाबर ने महाराणा सांगा से सहायता मांगी और जैसा किताब राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा पेज नंबर 215 में लिखा गया है कि महाराणा सांगा के द्वारा एग्री कर लिया गया था कि ठीक है मैं आपको सहायता दूंगा। बाबर को ही कहा गया था मैं आपको सहायता दूंगा। तो फिर एग्री करने के बाद महाराणा सांगा ने आखिर बाबर की सहायता क्यों नहीं की? तो इसी के संबंध में राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा पेज नंबर 215 में एक रेफरेंस देते हुए लिखा गया है और वो रेफरेंस है मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास, जिसमें महाराणा सांगा के उसी पुरोहित की डायरी के जो कुछ पेजेस हैं उनके बारे में वहां जानकारी दी गई है। तो इस मेवाड़ के संक्षिप्त इतिहास की पांडुलिपि में यह लिखा गया है कि महाराणा सांगा जब बाबर को सहायता देने को तैयार हुए तो मेवाड़ के ही सामंतों ने महाराणा सांगा को यह कहते हुए रोका कि सांप को दूध पिलाने से कोई लाभ नहीं। और यह कहने के बाद फिर महाराणा सांगा अपनी सामंतों की बात को नहीं टाल सकते थे और उन्होंने बाबर की सहायता करने की अपेक्षा अपनी स्थिति को अधिक मजबूत करना शुरू कर दिया था, क्योंकि यह बात तो स्पष्ट है बाबर 1526 में पानीपत के युद्ध में विजयी रहे थे और अब निश्चित रूप से महाराणा सांगा और बाबर दोनों के मध्य युद्ध होना तय हो गया था। अब कुछ और सवाल दिमाग में आते हैं कि क्या बाबर अकेले अपने दम पर यहां पर आ गए थे भारत में या फिर कुछ व्यक्तियों के द्वारा बाबर को निमंत्रण पत्र भेजा गया था, बुलाया गया था? तो इसके संबंध में एक रेफरेंस में रखता हूं आपके समक्ष, वही प्रोफेसर रशब्रुक विलियम की किताब है एन एम्पायर बिल्डर ऑफ 16th सेंचुरी। उसमें पेज नंबर 122 पर यह लिखा गया है कि इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे जिनका नाम था अलाउद्दीन या आलम खां, उनके द्वारा बाबर से सहायता मांगी गई थी। बाबर को भारत में आने का न्योता दिया गया था। इसके अतिरिक्त एक और व्यक्ति के बारे में लिखा गया, दौलत खां लोदी, उन्होंने भी बाबर को भारत में आमंत्रित किया था। दौलत खां लोदी जो कि पंजाब के हाकिम थे और बाबर से ये रिक्वेस्ट की थी आप भारत में आइए। तो उम्मीद है इतने सारे ऑथेंटिक सोर्सेज का रेफरेंस देने के बाद ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता की आवश्यकता किसको थी और किन किन के कहने पर बाबर भारत की ओर आए। चलिए बाकी और जानकारी देखते हैं, कुछ और नए विषय लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इसे कहते हैं आएगा देखना, आएगा देखना, आ गया आ गया तुम्हारा बाप आ गया, तेरा बाप आ गया। रोयल काजीपुरा जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं सांगा अमर रहेगा, रणबांका अमर रहेगा। दिल्ली जिसके चरण चूमती, हिंद की माटी जिस पर इटलाती, बप्पा की वो शान था, कुंभा का वो मान था, वो राणा अमर रहेगा।